स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइज हमारी जो एमडीयू के बीएड एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी सीरीज़ कंटिन्यू है, जिसमें हम जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 से लेके अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनके जो सारे पेपर हैं उनका सोल्यूशन करा रहे हैं और उनके बेस पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले होते हैं उनकी भी सीरीज़ लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि बीएड में मोस्टली वही कंटेंट वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 4-5 साल से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो आपको 80% प्लस मार्क्स लाने में हेल्प करेगी ये वीडियो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी सब्जेक्ट्स की ऐसी वीडियो आती रहे तो प्लीज़ एक बार मुझे बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चलो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है, ये पार्ट 3 है भाई। 2 पार्ट में पहले बना चुकी, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको भी देख लेना, जो 2017 से लेके अब तक के सभी एग्ज़ाम की वो बनी हुई है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पेपर। आज का जो हमारा पेपर है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो हमने पेपर था हमारा 24 में, उसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आया भाई, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009। ये क्वेश्चन आया था हमारा 2024 में। ये एक्ट क्या करता है, हर बच्चे को क्या है, मुफ्त और अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा का फंडामेंटल राइट देता है। ठीक है, कि भाई हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए और उनको एक उनका खुद का राइट है, उनका अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, अनिवार्य भी है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के अंडर पास हुआ था ये 4 अगस्त 2009 को। इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। कवर्स एज कितने थे, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को कवर किया गया है इसमें। ठीक है, मैं इसमें आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल जरूर दूंगी हर एक। ये मेरा थोड़ा सा भाई अपना स्टाइल है कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मैंने पीछे इग्नू के भी बच्चों की बहुत हेल्प की थी, उनके भी सारे एग्जाम मैंने ऐसे ही कराए थे। अब आपके एग्जाम का टारगेट लेके चलती हूँ, तो उससे क्या होता है, बच्चे को चीज़ें याद रह जाती है। ठीक है, और समझना थोड़ा आसान हो जाता है। मैंने भी बीएड की थी और एमडी से बीएड करके मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक कोई बीएड का कोई रेगुलर बच्चा कोई पढ़ता तो है नहीं, सब एग्जाम के पास पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे एकदम से ऐसा लगता है इसमें से क्या ही पढ़े और क्या छोड़े। तो ये वीडियो आपके लिए इतनी यूज़फुल होगी, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल को आप याद रख पाओगे तो आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो प्राइवेट स्कूल में 25% सीट्स किसकी होती है, ईडब्ल्यूएस की, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, और उसके लिए क्या है, रिजर्व की जाती है, जिनकी फीस कौन भरती है, सरकार भरती है। ठीक है, ताकि गरीब बच्चा है वो भी क्या कर सके, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो ये था भाई राइट टू एजुकेशन, RT 2009 के अंडर जो आता था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो 1952 से 53 में आता है। तो कॉन्सेप्ट कहता है, इसे क्या कहते हैं, मुदलियर कमीशन भी कहते हैं। एम क्या था, एम द सेकेंडरी एजुकेशन को प्रैक्टिकल और करैक्टर बिल्डिंग बनाना। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली सोचो भाई, जैसे फॉर्म्ड ऑन टू ये भाई एक्यूरेट डाटा, मतलब ये जहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है वहाँ से लिया गया है। 23 सितंबर 1952 के अंडर आता है। डॉक्टर जो है हमारे लक्ष्मण स्वामी थे, मुदलियर फोकस ऑन द वोकेशनल एफिशिएंसी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल देखो। स्कूल में क्या था, जैसे सोशली यूज प्रोडक्टिव वर्क कराना। ठीक है, जैसे क्लासेस के बेस पे क्राफ्ट सिखाओ, ताकि जो बच्चे हैं वो सिर्फ रट्टा ना मारे, क्या करे, रियल स्किल्स को भी सीखे। अब तो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है ताकि बच्चों पे वही बर्डन ना पड़े, बच्चा पढ़ाई को बर्डन करके ना सीखे, उसको एक एक्टिविटी करके सीखे, मतलब रियल लाइफ में ले जाके सीखे उस चीज़ों को। ठीक है, तो वो चीज़ को, रट्टाफिकेशन को ख़त्म करने के लिए भी ये रूल लेके आया गया था। मेरी जो वीडियो बनेगी वो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मिलेगी, ताकि हिंदी मीडियम बच्चा और इंग्लिश मीडियम बच्चा दोनों आसानी से इसको कर सके, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया इसके बाद भाई। ये क्वेश्चन देखो, मैंने पिछली वीडियो कराई थी उसमें भी आया था, 2017 में भी पूछा गया था, ये 2024 में भी पूछा गया। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते, या मैडम ऐसे ही बोल रही है। तो कॉन्सेप्ट था कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल में 3 भाषाएं सिखाने का सिस्टम। ठीक है, जैसे सजेस्टेड बाय कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन आया था 1964 से 66 में, इम्प्लीमेंट हुआ NP 1968 में। ठीक है, तो जैसे भाई एक नॉन हिंदी स्टेट होता है, जैसे गुजरात है,
में बच्चे एक गुजराती मतलब मदर टंग होगी, जो मदर लैंग्वेज होगी वो, दूसरी क्या करेगा हिंदी जो नेशनल हो गई इसकी, ठीक है, और थर्ड क्या करेगा इंग्लिश जो कि हमारी ग्लोबल लैंग्वेज होगी। ये 3 लैंग्वेज पढ़ेगा, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा कि भाई एक तो मदर लैंग्वेज जो अपने घर से बच्चा सीखता वो हो गया, एक उसकी क्षेत्रीय भाषा मतलब जो उसके राज्य में डिस्ट्रिक्ट में जो बोली जाती है वो हो गई, एक उसकी जो नेशनल लेवल पे जो हर जगह यूज़ होती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज़ होती है वो इंग्लिश हो जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट है इसलिए मैं शॉर्ट आंसर बनाए इनके, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशन पूछा गया था, एक एजुकेशन की जो ब्रिज है जिससे सोसाइटी अपनी कल्चर वैल्यू ट्रेडिशन और ब्रीफ्स नई जनरेशन को पास करती है। मतलब जैसे स्कूल में क्या है दिवाली या ईद सेलिब्रेट करना और पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ाना, बच्चों को उनकी मोरल रूट से जोड़े रखना, ये क्या एक प्रैक्टिकल तरीका है, ठीक है। हम बच्चों को कोई नैतिक ज्ञान देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं उनके एक पहले, अब का तो मुझे पता नहीं, हमारे टाइम पे एक नैतिक शिक्षा का एक अलग से पीरियड लगता था वीक में एक बार सैटरडे को, ठीक है। उसमें हमें क्या मोरल एजुकेशन दी जाती थी, मतलब कोई ऐसे नहीं समझाता था लेकिन एक बुक होती थी जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें या ऐसी स्टोरीज होती थी जिसको पढ़ के हमें कुछ ना कुछ मोरल मिलता था। ऐसे अब पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह जो बच्चों को सिखाई जाती है ताकि उन्हें क्या सिखाई, एक मोरल वैल्यू भी सिखाई जा सके। स्कूल में दिवाली, ईद, तीज, ये सारी चीज़ें बनाई जाती। क्यों बनाए जाते हैं ये त्यौहार? पहले भी बनते थे आज भी बनते, ताकि हम अपने कल्चर से जुड़े रहे, कल्चर की वैल्यू करें, बच्चे भी वैल्यू करें, हमने भी की थी और आने वाली जनरेशन भी उसकी वैल्यू करे, ठीक है। अब भाई सेकंड एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एम ऑफ एजुकेशन, ये बड़ा क्वेश्चन था। इसका डीप कॉन्सेप्ट देखो, भारत का जो संविधान एजुकेशन को सिर्फ एक क्या है अधिकार नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी मानता है ताकि एक इक्वल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन सके, ठीक है। ताकि कि भाई मतलब एक स्वतंत्र मतलब अपने आप में एक आत्मनिर्भर वो बन सके, ठीक है। आर्टिकल 21A में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चे को। ये तो था एक फंडामेंटल राइट जहाँ पे 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। किसमें किया गया था ये? 86 अमेंडमेंट में, 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था ये। फिर आर्टिकल 45 आया DPSP जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर एज बिलो 6 ईयर, 6 साल तक के बच्चे की कैसे केयर करनी है, उसमें बच्चे को कहाँ पे भेजा, घर से भी सिखाया जाता था, घर के बाद प्ले स्कूल में भेज देते हैं, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह है, बाल वाटिकाएं वगैरह खोली गई, वहाँ पे बच्चे की केयर के लिए 45 आर्टिकल आया। 46 में आया प्रमोटिंग एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST एंड वीकर सेक्शन। 46 आर्टिकल किस लिए बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि जैसे SC ST पिछड़ी जाति वर्ग के जो बच्चे थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो उनको इक्वल लाने के लिए, सबके बराबर लाने के लिए, सबको बराबर अधिकार देने के लिए ये हमारा आर्टिकल आया था, ताकि उनको एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और जो भी SC ST के बच्चे, महिलाएं जो भी है, उनको आगे प्रोत्साहित किया जाए पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद आया था आर्टिकल 29 एंड 30, इसमें माइनॉरिटीज राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें जितने भी हमारे माइनॉरिटीज राइट्स थे वो सारे किस में आए थे? आर्टिकल 29 और 30 में आए थे, ठीक है। इस जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से याद रखो, गांव में बनाया गया जो आंगनवाड़ी केंद्र है जहां छोटे बच्चों को पोषण और बेसिक प्री स्कूलिंग मिलती है, वो क्या डायरेक्टली आर्टिकल 45 के इम्प्लीमेंट है, ठीक है। कोई आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गांव से भी होंगे, आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी वगैरह में, हम भी छोटे थे जब आंगनवाड़ी वगैरह में जाते थे, वहाँ पे हमें क्या है राशन वगैरह मिलता था खाने के लिए और हमें चीज़ें भी सिखाई जाती थी, ABCD वगैरह, काउंटिंग वगैरह और भी पोएम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, ठीक है। तो वो किस में आता था? आर्टिकल 45 के अंतर्गत। फोर्थ क्वेश्चन बनता है हमारा एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड प्री इंडिपेंडेंस। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, उसमें भी था ये क्वेश्चन, इसमें भी है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश का मेन मोटिव क्या होता है? इंडिया में ऐसे लोग तैयार करना जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन और क्लैरिकल कामों में क्या करे, मदद कर सके। इन्होंने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन और वेस्टर्न साइंस को प्रमोट किया था, ठीक है, ताकि भाई क्योंकि इनकी जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह और इनके जो भी काम होते थे वो किस में होते थे? या तो इंग्लिश में होते थे ताकि उनके उधर के लोगों को, कि ब्रिटिश को क्या इंग्लिश ही आती थी, या फिर वेस्टर्न साइंस में मतलब इनका जो काम हुआ था, तो इसमें प्रमोट किया जाता था बच्चों को ताकि वो ये सब सीखे और हमारे काम आ सके। इसके बाद हमारा जैसे आया था मकोल्ले मिनट, जैसे ना 1835 में मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंग्लिश को एक मीडियम बना दिया गया इंस्ट्रक्शन देने के लिए। वुड डिस्पैच 1854 में नोन एज द क्या था ये, मांगे कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन स्टार्टेड किस में होता? ग्रांट्स इन एड सिस्टम एंड यूनिवर्सिटीज इन बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। नहीं है समझ?
एग्जाम्पल से देखो, आज इंडिया आईटी सेक्टर में ग्लोबल लीडर इसलिए बन पाया क्योंकि हमारी जो वर्क फोर्स थी वो इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है। मतलब जो वर्क किया जाता है हमारा जो आईटी सेक्टर वगैरह में वो इंग्लिश स्पीकिंग से किया जाता है। ये एडवांटेज सीधा ब्रिटिश इरा के मतलब जो डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन से थ्योरी का एक क्या है लॉन्ग टर्म, एक जो लॉन्ग टर्म जो हमारा जो देखो लॉन्ग टर्म कैसे है, पहले हम लोग इससे जुड़े नहीं हुए थे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से हमारा कोई नाता नहीं था, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या थे, सारा काम इंग्लिश में कराते थे। तो हम जो बच्चों को तो वो जो प्रोत्साहित करते थे वो यही करते थे कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ो। तो ऐसे धीरे धीरे हम क्या है इंग्लिश मीडियम से जुड़ते गए। आज हम जो भी आईटी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं या फिर ग्लोबल लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम में होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली सभी कंट्रीज़ को आती है, ठीक है। उस लैंग्वेज को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ में इसकी हमारी हेल्प हुई थी, ठीक है। इसके बाद आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986 एंड POA 1992। मतलब राजीव गांधी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी ने क्या किया था, एजुकेशन फॉर ऑल की पढ़ाई किसके लिए, सबके लिए है, और नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पर जोर दिया 1992 में, ठीक है। इसके बाद आया था एन जनार्दन रेड्डी ने क्या कहा कि कमेटी ने इसमें थोड़ा सुधार किया जिससे प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA कहा गया। पहले कौन लेके आया था नेशनल सिस्टम एजुकेशन, कौन लेके आया था, हमारा जनार्दन रेड्डी। इसने तो क्या किया था, इसमें चेंजेस किया था। लेकिन इससे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, उसमें सबकी के लिए एजुकेशन ये एक रूल लेके आया गया था, एक सिस्टम था कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पर जोर दिया गया 92 में। इसके बाद जनार्दन रेड्डी कमेटी ने इसमें क्या किया, थोड़ा सुधार किया जिससे प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया, ठीक है। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी तभी आया था जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था। आजकल तो व्हाइट बोर्ड यूज़ होता है, स्मार्ट बोर्ड यूज़ होता है। प्राइमरी स्कूल को क्या करना था, मैंने 2 कमरे और 2 टीचर और बेसिक आइटम देना, ठीक है। 2 कमरे दे दी, 2 टीचर दे दिया। बेसिक आइटम में क्या होगा, टेबल होगी, चेयर होगी, और हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, ठीक है, और बच्चों के लिए डेस्क हो गई। इसके बाद था पे सेटिंग स्कूल, मतलब नवोदय विद्यालय को इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद नवोदय विद्यालय की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसके बाद डाइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाए गए। डाइट जैसे JBT वगैरह करते हैं, ये कोर्स करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा। तो भाई जैसे BEd ना करके हम 5th के प्राइमरी स्कूल के लिए जो करते हैं वो डाइट होता है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर भी इनकी उसी में आया था पॉलिसी में। तो जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय जो JNVS है का सिस्टम, जहाँ रूरल एरिया के जो टैलेंटेड बच्चे को क्या करना है, फ्री और हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन मिलती है। NEP 1986 की सबसे सक्सेसफुल रियल लाइफ देन है ये, ठीक है। क्योंकि इनमें पढ़ाई इन स्कूलों में भी इनका ये नहीं था कि इनमें अच्छी पढ़ाई नहीं करानी, पढ़ाई इनमें भी अच्छी करानी थी इनको। लेकिन ये क्या है, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, और मतलब काफ़ी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, रूरल एरिया में होते हैं, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए ये जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए थे। इसके बाद था हमारा 6 क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। भाई इसमें आया था कि प्राइमरी जो पढ़ाई के बाद बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते थे, 5वीं तक पढ़ लिए उसके बाद नहीं पढ़ते थे। इसके लिए फिर 8वीं तक पढ़ लेते, उसके बाद नहीं पढ़ते थे। फिर इसके लिए क्या किया उन्होंने, क्लास 9th और 10th सेकेंडरी लेवल के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस बढ़ाने के लिए ये स्कीम आई थी। मतलब 8 तक पढ़ लिए, उसके बाद जो बच्चों को मतलब और आगे मोटिवेट करने के लिए कि 9वीं 10वीं भी पढ़े, 11वीं 12वीं भी करे, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया था। ये लॉन्च हुआ था मार्च में 2009 में, और गोल था इसका हर 5 किलोमीटर की रेडियस में एक सेकेंडरी स्कूल हो और 2017 तक यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन मिल सके, ठीक है। इनका गोल था कि भाई जितने पहले बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल तो अपने आसपास हर गांव में मिल जाते थे, लेकिन सेकेंडरी स्कूल के लिए हमें शहरों में जाना पड़ता था। तो इन्होंने एक रूल बना दिया कि 5 किलोमीटर तक आपके सभी सेकेंडरी स्कूल्स होंगे, और उन स्कूल में बच्चे ईजिली जा सके, ईजिली आ सके। तो 2009 में ये बनाया गया था, और इनका टारगेट था कि 2017 तक एक यूनिवर्सल लेवल पर मतलब इनको एजुकेशन देने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन मिल सके, इसलिए ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया था। जैसे पहले गांव की लड़कियां 8th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा स्कूल था वो 10 किलोमीटर दूर था, और RMSA के जो तहत सरकार ने क्या उसी गांव के स्कूल को 10 तक अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड पर क्या हुआ, जो भी अपर प्राइमरी स्कूल कर दिया, तो जो बच्चे 8th में स्कूल छोड़ रहे थे वो आगे भी पढ़ने लग गए, ठीक है। इसके बाद आता हमारा 7th क्वेश्चन,
देखो भाई, मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम आता है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं सच्चाई बताती हूँ, ये जो है ये कंटेंट इतना आपने याद कर लिया, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको इतना याद हो जाता है, ठीक है, इतना याद हो जाता है, इसके बाद आप खुद अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, एक लाइन दिया उसको और भी अच्छे से डिफाइन कर करके, मतलब आपको 4-5 पेज भरने होते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये आप इतना तो आप कर लेना। अगर मैं इसमें 4-5 पेज का ये क्वेश्चन कराने लगी तो आप में से कोई इस वीडियो को नहीं देखेगा, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई जाए और जो चीज़ें आपको याद भी रह जाए, रट्टाफिकेशन आपको ना करना पड़े। तो समझने की चीज़ें मैं करा रही हूँ, बाकी लिखने की चीज़ें आपको करनी होगी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड लाइवलाइजेशन एजुकेशन, भाई इसमें 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो थे असर एजुकेशन पर भी पड़ा। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, इंडिया एजुकेशन की दुनिया से जोड़ा और आइडिया रिसर्च फॉरेन कोर्सेज का आना, ठीक है, मतलब रिसर्च आए, फॉरेन कोर्सेज आए, जो नए नए कोर्स थे, लैंग्वेज सीखने लगे, जैसे एआई आ गया, अब कोर्स इसके भी कोर्स होने लगे, और कंप्यूटर के नए नए कोर्स होने लगे। तो लाइबरलाइजेशन ने क्या किया, सरकारी रूल्स को थोड़ा ढीला किया ताकि प्राइवेट और फॉरेन एंड जो हमारे एंटिटी स्कूल कॉलेज को खोल सके। अब गवर्नमेंट, अब तो मोस्टली ये हो रहा है कि सभी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही है, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, गवर्नमेंट ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट थी, उसके बाद कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, वो चाहती थी कि और अच्छे लेवल पे जाए, तो उन्होंने प्राइवेट का रास्ता खोल दिया था ताकि बच्चे वहाँ से भी निकले, ठीक है। और अब ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर प्राइवेट में ही गए हुए हैं। एक्यूरेट डाटा क्या कहता है कि इनका जो कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि विदाउट लाइबरलाइजेशन मतलब ईजिंग रूल ग्लोबलाइजेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कमिंग टू इंडिया, अगर वो नहीं आती है तो पॉसिबल नहीं है कि डीमेरिट इससे एजुकेशन की जो हमारी व्यापारीकरण होता है हमारा, उसका एजुकेशन का मतलब भाई हम यहाँ भी पढ़ते हैं, बच्चे अपनी एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्री में कनाडा वगैरह भी जाते हैं, यूएस वगैरह भी जाते हैं। तो ये क्या था सारा, मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए और भाई कमर्शियल जो कमर्शलाइजेशन लेवल पर उनको पढ़ाना था, ठीक है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन और लाइबलाइजेशन। जैसे इंडिया के एक स्टूडेंट घर बैठे क्या करता है, कोर्स पर MIT US का सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा है, और ग्लोबलाइजेशन और साथ में ही इंडिया में जो नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक LPU MIT ओपन हो रहे हैं ड्यू टू रिलैक्स गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं होती, लाइबरलाइजेशन नहीं होता, तो उनको अनुमति नहीं दी जाती खोलने के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज इतने अपग्रेड लेवल पे नहीं है, अपनी गवर्नमेंट की एजुकेशन सच बताऊं टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं है कि लोग भाई या हमारा देश इतनी तरक्की कर सके। ज़्यादातर इसी कारण हो पाता है क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन इसमें लाइबरलाइजेशन को पॉलिसीज़ को अनुमति मिली है, इस कारण ऐसा हो पा रहा है कि भाई आजकल हर लेवल पे बच्चे और हर फील्ड में बच्चे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, देखा होगा ना आपने। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है जो पिछड़ी ट्रेडिशन ऑर्थोडॉक्स सोच है को छोड़कर साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल थिंकिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनाना। एजुकेशन सबसे बड़ा टूल है सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के लिए। देखो शहर में गांव में क्या फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है कि लोग पढ़ लिख के शहरों में निकल जाते हैं, आजकल तो गाँव में भी सब पढ़े लिखे मिलते हैं। तो उनकी सोच में और थोड़े गांव में जो रहते हैं जो नहीं पढ़ पा रहे उनकी सोच में फ़र्क आप खुद देख सकते हो, ठीक है, ये रियल लाइफ में बता रही हूँ मैं आपको, आप खुद ये चीज़ें देख सकते हो। तो मॉडर्नाइजेशन का क्या हुआ, कुछ लोग पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, तो उनकी सोच क्या होगी, डेवलप हो गई उनकी उससे, ठीक है। जिस चीज़ों का पहले वो इशू बनाते थे, जो चीज़ों ने ठीक, लड़की बाहर नहीं जाएगी, लड़की हायर स्टडी नहीं करेगी, लड़कियां ये नहीं करेगी, हम बाहर देश में नहीं भेजेंगे, लड़कियों से नौकरी नहीं कराएंगे, लड़कियां तो घर का काम करती है, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें थी और भी। ये तो मैंने एक लड़के का एग्जाम्पल दिया है। तो ये मॉडर्नाइजेशन के वजह से आजकल कोई डिफरेंस नहीं करता भाई, बहुत कम लोग रह गए हैं, 2-4% जो करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या थी, मेरिट्स से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आप भाई थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो बढ़ेगा, तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा। इसके बाद आता है हमारा सुपरस्टिशन, मतलब जो अंधविश्वास है, हम लोगों पे जो अंधविश्वास करते थे या चीज़ों पे जो अंधविश्वास करते थे वो हट जाएगा। हम इसके पढ़े लिखे होने के बाद उसके फैक्ट के बारे में सोचेंगे, ना कि अंधविश्वास के बारे में, तो वो कम हो जाएगा। ग्लोबल लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। डिमेरिट्स क्या है, अपनी पुरानी कल्चर और मोरल वैल्यू का लॉस होने लगता है। भाई कई बार हम मॉडर्न होने के चक्कर में जो हमारी पुरानी जो चीज़ें होती है ना, हमारे जो ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान होता है, जो पुराना कल्चर होता है, उसको हम क्या करते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं और वेस्टर्नाइजेशन में
हमारा माइंड सेट होता चला जाता है। जैसे स्कूल में क्या था, रोट लर्निंग था, पहले रट्टा मारना। खुद देखा होगा, हम छोटे थे, पहले एक पेज को कैसे रट्टा मार, हमें कोई समझाता ही नहीं था, वो उस लेवल के टीचर थे ही नहीं कि वो चीज़ों को देखो। मैं सभी की नहीं कह रही, पर भाई हमें बहुत कई जगह ऐसे टीचर मिले थे जो सिर्फ जैसे किसी को खड़ा कर दिया और बोल दिया कि तू चैप्टर पढ़ दे, ठीक है, वो पढ़ देता था, बस हो गया। वो क्या था, रट्टाफिकेशन। और हम बैठे बैठे उस पेज को रट्टा मारते रहते, पढ़ते रहते, बार बार पढ़ते रहते थे, वो रट्टा मारना था। अब उसकी जगह आजकल क्या आ गया भाई, स्मार्ट क्लासेस, टैबलेट आ गए, एआई टूल्स आ गया, उसका यूज़ बच्चों को क्रिटिकली सोचना सीखना, ये सब क्या है, एजुकेशन को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है। आज की एजुकेशन को क्या कर रहा है, मॉडर्न बना रहा है, ठीक है। आजकल लोग बच्चे रट्टा नहीं मारते, उन चीज़ों को फैक्ट के वाइज समझते हैं, ठीक है। तो ये बात मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड टीचर रोल। तो भाई इसका क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब शिक्षा का जो था सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण मतलब शिक्षा का सारा, हमें यूनिवर्सलाइजेशन पर सोचना का मकसद सबको पढ़ाना है, ठीक है। सार्वभौमिक का मतलब है सबको पढ़ाना, और हर जेंडर, जैसे लड़का हो लड़की हो या कोई भी कास्ट हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी वजह से उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी रुकावट है अगर ऐसा हो रहा है तो रोल ऑफ टीचर, जैसे एक टीचर को अनबियस्ड मतलब निष्पक्ष होना चाहिए कि उसे ऐसी टीचिंग मेथड यूज़ करनी चाहिए जो इंक्लूसिव हो और हर क्लास में क्या करे, इक्वलिटी प्रमोट करे, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समानता, ठीक है, जहाँ पे हर समानता का अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, लड़का हो लड़की हो, कुछ भी हो, सबको बराबर मान के उनको पढ़ाया जाए। जैसे मिड डे मील स्कीम है, एक सॉलिड इंटरवेंशन है जहाँ एक टीचर क्या करता है, इंश्योर करता है कि सभी जाति और धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएं, ठीक है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिससे बचपन से ही क्या है, भेदभाव खत्म हो जाए और स्कूल आने का जो है मोटिवेशन मिले। और अगर उस टाइम पे ख़त्म हो गया तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। आगे हमारी भी सोच ऐसी हो जाएगी कि नहीं, जाति ऊंची नीची जाति कुछ नहीं होता, रिलीजन वगैरह कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ठीक है, सब बहन भाई होते हैं। तो ये था भैया हमारी आज की वीडियो का कंटेंट, जो कि 2024 के पेपर का सॉल्यूशन था। अब ये देख लो भाई, कल में मैंने एक वीडियो डाली थी, परसों डाली थी, इसमें कितने क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। पेपर ढूंढोगे, उसके सॉल्यूशन ढूंढोगे, बुक्स पढ़ोगे, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम से पहले। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे, वो टाइम नहीं दे पाते, वो एग्ज़ाम से पहले पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन टारगेट उन्हीं बच्चों के लिए है जो नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आपको फुल सपोर्ट मिलेगा मेरी साइड से, फुल गाइडेंस मिलेगी। आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, मैं खुद एमडीयू की स्टूडेंट रही हुई हूँ और खुद मैंने बीएड के एग्ज़ाम दिए हुए हैं भाई। मेरे बीएड के एग्ज़ाम हुए थे 2020 में, तो मैं आपको 19-20 में, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि किस टाइप की भाई क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अभी भाई एक और वीडियो शायद मैं 1 या 2 और डालूंगी, तो आप ये पार्ट 3 है, पार्ट 1, 2 भी देख लेना, ठीक है। आपको मिल जाएगा वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कमेंट करके, तो आपको बताना पड़ेगा आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। अगर मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए हर एग्ज़ाम की क्या है, हर मतलब भाई कुछ पिछले सालों के 4-5 सालों के जो पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशन और उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगी। ना मेरी वीडियो इतनी लंबी होती है और ना इतनी बोरिंग होती है, ठीक है, इतना मेरे को पता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।